और पूर्वी चंपारण में कोविड सेंटर की बदहाली झेल रहे लोग। कोविड केयर सेंटर में सुविधा नदारद, 10 बेड वाले सेंटर में 1 ऑक्सीजन सिलेंडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रही है। रोजाना बढ़ रही संक्रमितों की संख्या लोगों को अब डरा रही है। ऐसे में राज्य में लगातार संपूर्ण लॉकडाउन की मांग उठ रही है। विपक्ष के साथ ही सत्ताधारी दल के नेता भी लॉकडाउन के समर्थन में बोल रहे हैं। इसके साथ ही ट्वीट कर कहा है कि लॉकडाउन का समर्थन करता हूं अगर 3 महीना तक सबका बिजली बिल, पानी बिल, स्कूल कॉलेज की फीस माफ कर दी जाए, किराएदारों का किराया, बैंक लोन, ईएमआई माफ कर दिया जाए। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कई कहा, दिनों से कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एसी कमरे में बैठकर सरकार को यह सजेशन दे रहे हैं कि लॉकडाउन लागू कर दीजिए। हमारी पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन का वो भी समर्थन करेंगे यदि सरकार गरीब लोगों के, आम लोगों के, तमाम लोगों के बिजली के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, पानी के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, स्कूलों का फीस 3 महीने के लिए माफ कर दे, किराएदारों का किराया 3 महीने के लिए माफ कर दे, बैंकों का लोन और ईएमआई जो है उसको 3 महीने के लिए माफ कर दे। निसंदेह हम लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो मांझी ने तंज कसा है। इसके साथ ही इन्होंने ट्वीट कर नेताओं पर सवाल खड़ा किए और उन्होंने कहा कि मैं लॉकडाउन का समर्थन करूंगा अगर 3 महीना तक सबका बिजली बिल, पानी बिल, स्कूल कॉलेजों की फीस माफ कर दी जाए। इसके साथ ही किराएदारों का किराया, बैंक लोन और ईएमआई माफ कर दी जाए। तो जिस तरीके से लगातार बिहार में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों के ही कई नेता हैं जो बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं ताकि कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी मांग की थी कि नाइट कर्फ्यू नहीं बल्कि पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। और इसी के साथ अब जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर कहा कि मैं लॉकडाउन का समर्थन करता हूं अगर 3 महीने तक सबका बिजली बिल, पानी बिल, स्कूल कॉलेजों की फीस माफ कर दी जाए। इसके साथ ही किराएदारों का किराया और बैंक लोन भी अगर इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अनु प्रकाश फोन लाइन पर मौजूद। अनु, जिस तरीके से लगातार बिहार में कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, ऐसे में पक्ष हो या विपक्ष सभी लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं और अब जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर लॉकडाउन के समर्थन में कहा है। देखिए जिस तरह से बिहार में कोरोना का जो कहर जो है बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सरकार से जो है वो लॉकडाउन लेकर मांग को लेकर जो है अपनी राय रख रही है और साथ में ये भी कहा है कि जिस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन जो भी अगर ये लॉकडाउन लगती है तो उस पर हमके हिंदुस्तानी आम पार्टी के प्रमुख जो जीतन राम मांझी, उन्होंने भी ये साफ तौर से कहा है कि सरकार को जो है सामने शर्त रखा गया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन अगर लगता है जी, 3 महीने तक का जो किराया है वो माफ होना चाहिए सबका। बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जिस तरीके से लगातार अगर लॉकडाउन लगाया जाए तो 3 महीने का सबका बिजली बिल, पानी बिल और स्कूल कॉलेजों की फीस भी माफ कर दी जाए। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रही रेमडेसिविर वैक्सीन की पहली खेप बीती रात पटना पहुंची। अहमदाबाद से विशेष विमान से देर रात पटना पहुंची वैक्सीन के 37 बक्से को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में स्टोरेज हाउस में ले जाया गया। आपको बता दें कि वैक्सीन की अगली खेप आज दोपहर तक पटना पहुंच जाएगी। वहीं मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी नल जल योजना की जमीनी सच्चाई योजना की बदहाली बयान कर रही है। जिले के मुसहरी प्रखंड अंतर्गत योजना के लाभ के नाम पर महज खानापूर्ति किया जा रहा है। प्रखंड में तमाम घरों को
नल जल योजना से भले जोड़ दिया गया है, लेकिन कई क्षेत्रों में ऐसे योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार प्रखंड के कई पंचायतों में योजना का लाभ नहीं मिलने के साथ साथ कूड़ा उठाने का काम भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कुव्यवस्था की सूचना डीएम को भी सूचित की गई है। इसके बाद ये मामला सामने आया है। नल जल का 14 का 14 वार्ड में बदतर स्थिति है। 15 इंची से लेके 1 फीट तक मोटा पाइप गया है और 4 इंची से 6 इंची तक पतला पाइप गया है, जो खुरपी चलाने पर भी दरवाजे पर पाइप कट जाता है। पाइप लगा रहा था, बोलने के कारण वार्ड को हम बोले कि जो हमको 1 फीट पर गाड़ो, तो मुखिया जी को बुला लिया। मुखिया जी आने के बाद उनसे मारपीट हुआ। वो अपने समर्थकों के साथ मेरे दरवाजे पे आकर के उन्होंने मारपीट किया। पूरे पंचायत का स्थिति है कि पाइप ऊपरे ऊपरे चल रहा है, जो आपके नज़र के सामने वहाँ पाइप है। पूर्वी चंपारण में कोरोना संक्रमितों के लिए बनाया गया कोविड सेंटर बदहाली की मार झेलने को विवश है। जिले के अरेराज अनुमंडल अंतर्गत पहाड़पुर प्रखंड मुख्यालय स्थित कोविड केयर सेंटर में पर्याप्त सुविधा नदारद है। इस बदहाली की वजह से मरीजों का सेंटर में आना तो दूर की बात है, इसके साथ ही 10 बेड वाले इस सेंटर में महज 1 ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ ही दवाइयां उपलब्ध है। तो कोविड सेंटर बदहाली की मार झेल रहा है और इस कोविड सेंटर में ना तो बेड की सुविधा, इसके साथ ही यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिसकी वजह से मरीजों को, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कुछ ही दवाइयां यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो पूर्वी चंपारण के कोविड सेंटर की बदहाली आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पूर्वी चंपारण में कोरोना संक्रमितों के लिए बनाया गया कोविड सेंटर बदहाली की मार झेल रहा है। जिले के अरेराज अनुमंडल अंतर्गत पहाड़पुर प्रखंड मुख्यालय स्थित कोविड केयर सेंटर में पर्याप्त सुविधाएं नदारद है। कोई भी सुविधाएं इस कोविड केयर सेंटर में नहीं है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मनीष सिंह फोन लाइन पर मौजूद। मनीष, जिस तरीके से कोविड सेंटर बनाए गए और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, बदहाली के आंसू रो रहे हैं। कोविड सेंटर ना तो दवाई है और पूरे इस सेंटर में महज एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर है। जी राखी, बिल्कुल यहाँ पे जो है ना ही तो बिजली की कोई व्यवस्था है, यहाँ पे एक ही सिलेंडर रखा गया है और जो वहाँ पे लोग हैं वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं। किसी को अगर आवश्यकता पड़ी तो वहां ना जाके लोग होम आइसोलेट हो रहे हैं। हाँ। क्या फिलहाल किसी अधिकारी ने मामले को लेकर संज्ञान लिया है? उन तक ये मामला पहुंचा है? नहीं, इस पे हम जब अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार से जब बात करना चाहे तो उन्होंने इस पे कुछ भी बोलने को मुनासिब नहीं समझा उन्होंने। जी, लगातार मनीष, जिस तरीके से बिहार सरकार दावे कर रही है कि कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही है, वहीं ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पूरे कोविड सेंटर में महज एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन तो दूर की बात है, दवाइयां भी नहीं है इस कोविड सेंटर में। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे अगर कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए ना ही मच्छरदानी की सुविधा है, ना ही पंखा की सुविधा है, ना ही वहाँ पे कोई लाइट के लिए। बिल्कुल। चलिए मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वहीं बिहार में एक बार फिर से विवाहिता के दहेज की भेंट चढ़ने का शर्मनाक मामला सामने आया है। मामला समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दहेज की मांग पूरी न होने के बाद विवाहिता को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद मृतका के पिता ने अपने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। में जली है, जला दिया गया है, ये तो उन लोग का मैटर है, हम तो वहाँ देखा नहीं है, मगर ससुराल में जली। क्या मामला है? दहेज उत्पीड़न का मामला लग रहा है, आपको क्या लगता है? ये जब भी हमसे बात किए हैं तो सिर्फ पैसे की बात करेंगे, कभी आने देने का बात ही नहीं है कि हाँ आने दें। 2 दिन के 4 दिन 1 हफ्ता के लिए। शादी के कितने दिन के बाद से ये प्रताड़ित करना शुरू किया? आपको 17-19 में हुआ शादी। कभी कुछ मांगे, कभी कुछ मांगे, कभी।
तो दहेज की भेंट चढ़ गई एक और बेटी, और समस्तीपुर में पिता ने आरोप लगाया है कि उसके दामाद ने उसकी बेटी की हत्या कर दी दहेज के चलते। इसके साथ ही परिजनों का कहना है कि आए दिन ससुराल पक्ष दहेज की मांग करता था, जिसे देने में परिजन असमर्थ थे और इसके बाद पीड़िता को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तो दहेज की मांग पूरी ना होने के बाद ससुराल वालों ने पीड़िता को आग के हवाले कर दिया। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता केसर खान फोन लाइन पर मौजूद। केसर, एक और बिहार की बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। देखा जा रहा है कि समस्तीपुर जिले में इस तरह की घटना एक आमतौर हो चुकी है, जहां जो ससुराल वाले लोभी ससुराल वाले हैं वो कहीं ना कहीं दहेज के लिए जो है कि विवाहिता की हत्या कर दी। यही मामला जो आपको बता दूं कि कल्याणपुर का बताया जा रहा है, जहां शादी के बाद लगातार जो है कि ससुराल वालों से जो है कि दहेज के लिए रूप में मांगा जा रहा था और इसी को ना देने से गुस्साए हुए ससुराल वालों ने एक विवाहिता की हत्या कर दी, जिससे जो है कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिल रहा है कि जहां बिहार के अंदर दहेज प्रथा जैसा कानून बना हुआ है, दहेज लेना देना दोनों ही एक तरह से गुनाह है, मगर फिर भी दहेज लोभी जो है अब भी मानने को तैयार नहीं है और लगातार जो है दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर रहे हैं। जी केसर, फिलहाल क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या ससुराल पक्ष में से किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, अभी इस मामले में जो है जो मृतक जो महिला थी उनके जो है कि परिजनों द्वारा जो है कि आवेदन थाने में दिया गया है और जो पति और ससुराल वाले पे जो आरोप लगाया गया है उस आरोप लगाया गया, मगर अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही कि ये किस तरह की हत्या, ये हत्या है या आत्महत्या कर ली है, जहां तक कि उनके घर वालों का कहना है कि बार बार जो है कि इनके पति द्वारा जो है कि दहेज मांगा जा रहा था। पति द्वारा जो हमारी जो बात सुनते हुए उन्होंने बताया कि ये ससुराल जाने के लिए बराबर जो अपने नैया जाने के लिए कह रही थी और इसे जब मना किया तो इसने खुद को जो है किरासन तेल छिड़क कर आग लगा ली। हमने इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया, जहां इनकी मौत हो गई। जी केसर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं यूपी के बलिया में तीसरा चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। वहीं चुनाव के दौरान हिंसक वारदात में स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी घायल हो गए। बताते चले कि गढ़वार थाना क्षेत्र के चक चमनिया बूथ पर सुबह से ही मतदान शांतिपूर्वक हो रहा था। तभी से भ्रमण के दौरान चौकी प्रभारी दशरथ उपाध्याय बूथ पर पहुंचे, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बिहार में एक और जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर चमकी बुखार ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर में कई जिलों के चमकी बुखार से पीड़ित 3 बच्चों को शहर के SKMCH में भर्ती कराया गया। PQ वार्ड में भर्ती बच्चों का जांच रिपोर्ट आने के बाद उसमें AES की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जहां बच्चों की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। मान को देखते हुए चमकी के मामले आ रहे हैं। इस बार भी मामले आए हैं, कुल 8 मामले आए हैं। दुर्भाग्य से एक बच्चे की मौत हुई है। 4 बच्चे अभी पीकू वार्ड में भर्ती हैं, उनका समुचित इलाज चल रहा है। हम समझते हैं कि प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के परस्पर समन्वय के साथ चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर बहुत बेहतर प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस बार केस की संख्या कम होगी और जो भी केस आएगा तो उसको पूरा डेडिकेशन के साथ उनको बच्चे का इलाज किया जाएगा। वहीं झारखंड के कई जिलों के साथ हजारीबाग और रामगढ़ में कोरोना पर जीत पाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। इसी
कोशिश के तहत हजारीबाग लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में है। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कोरोना से बचाव कार्य को लेकर चर्चा की और लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक भी किया। कि आजकल हम लोग कोरोना के बड़े विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इस समय मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप घर पे रहें, मास्क का उपयोग करें अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, और जल्द से जल्द सब लोगों का टीकाकरण करवाएं। अगर घर में किसी को कोरोना के लक्षण आते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग करिए। अगर सांस लेने में कोई तकलीफ हो तो आप जिला कंट्रोल रूम को फोन करिए या अटल सेवा केंद्र को फोन करिए। हम लोगों की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपको अस्पताल की सुविधा दिलवाएं। एक तरफ कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ मऊरानीपुर के ग्राम सोतेरा में अवैध रूप से बालू को LNT मशीनों से ट्रकों और ट्रैक्टरों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। अधिकारियों को अवगत कराने पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई है। वहीं प्रशासन मौके पर पहुंचने का आश्वासन तो देता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ठीक है, अरे तुम्हारी बनाया, तुम घबरा नहीं, तुम्हारी बना रहे हैं मुकदमा। वहीं मधुपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने देवघर की डीसी मंजुनाथ भजंत्री को तबादला कर दिया है। वहीं देवघर के नए उपायुक्त के रूप में नैन्सी सहाय की पद स्थापना की गई है। जिले की नवनियुक्त डीसी नैन्सी सहाय ने बाबा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और जिले वासियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए बाबा बैजनाथ से प्रार्थना की। आपको बता दें कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के निवर्तमान उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, देवघर एसपी, मधुपुर एसडीएम और मधुपुर के डीएसपी के खिलाफ चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था जिसमें इन अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाया था। कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने मधुपुर के एसडीएम का तबादला कर दिया और आज देवघर के निवर्तमान उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री का भी कल ही तबादला कर दिया गया था। देखिए, अभी आज वापस देवघर का प्रभार मिला है और बाबा की कृपा है। प्राथमिकता भी आप सब जैसे जानते हैं कि कोविड और कोरोना से जो चैलेंजेस मुश्किल दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले कोरोना से संबंधित जो कार्य करने हैं इसके रोक के लिए और लोग जो बीमार हो रहे हैं उनका इलाज प्राथमिकता पे कराना। तो हम लोग एज टीम पूरी कोशिश करेंगे कि पिछले वर्ष भी जैसे कोरोना काल में सभी का सहयोग था, जिले के लोगों का। तो नई उपायुक्त के रूप में नैन्सी सहाय आज बाबा बैजनाथ के धाम पहुंची और यहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि लगातार मधुपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार यहां पक्षपात का आरोप लगा रही थी कि यहां के जो उच्च अधिकारी हैं वो बीजेपी के साथ पक्षपात कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने उसी पर एक्शन लिया। इसके बाद यहां एसडीपीओ पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है और कल ही यहाँ नए उपायुक्त की नियुक्ति कर दी गई थी, जिसके बाद आज नैन्सी सहाय जो नई उपायुक्त हैं वो देवघर पहुंची और उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी अपील की क्योंकि कोरोना की जो सभी गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इस महामारी से जल्द ही देश को निकाल दिया जाए। तो नैन्सी सहाय ने आज पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मधुपुर उपचुनाव में लगातार खबरें सामने आ रही थी और लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि उच्च अधिकारी पक्षपात कर रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और उसी एक्शन के तहत नए उपायुक्त की नियुक्ति की गई और कल ही आदेश जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद आज नैन्सी सहाय ने कमान संभाल ली है और इससे पहले वो पूजा अर्चना के लिए देवघर पहुंची।
कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से देश में अपना कहर बरपा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चपेट में अपनी ले रही है और मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति है। अस्पतालों में भी संक्रमितों को राहत नहीं मिल पा रही। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं बेड नहीं है, तो कहीं वेंटिलेटर नहीं है, तो कहीं एम्बुलेंस या दवा नहीं। मेट्रो और घनी आबादी वाले शहरों में हालात अफरा तफरी जैसे मचे हुए हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल में बिहार झारखंड का बुरा हाल। देश में गहराया कोरोना संकट। कोरोना संकट से कराह रहा देश। कतरा कतरा सांस, ऑक्सीजन की टूट प्यास। दूसरी लहर बढ़ता कोरोना, टूटता धैर्य। कोरोना को लॉक करेगा लॉकडाउन। भारत ने जब कोरोना के दो टीके को मंजूरी दी और देश में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई देशों ने भारत की इस उपलब्धि की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कोविड का टीका बनाने के लिए चिकित्सा वैज्ञानिकों और कर्मियों की सराहना की। पीएम ने तो इसे राष्ट्रीय गर्व के रूप में पेश किया। टीका बना लेने की भारत की उपलब्धि वाकई में राष्ट्रीय गर्व के लायक है, क्योंकि अब तक भारत ने ऐसा प्रयास पहले नहीं किया था, बल्कि भारत इससे पहले तक केवल वैक्सीन का बाजार तक सीमित रहा था। लेकिन आज जब देश में कोरोना की दूसरी लहर प्रचंड वेग से पसर रही है, कुछ क्षेत्र में कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति में है, तो देश मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहा है। रिकॉर्ड समय में दो टीका बनाने वाली देश में ऑक्सीजन की कमी शर्म की बात है। कोरोना के दौरान देश ने मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट आदि बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली, लेकिन मेडिकल ऑक्सीजन, हाईटेक एम्बुलेंस, वेंटिलेटर, अस्पतालों में अतिरिक्त बेड जैसे जरूरी संसाधनों के इंतजाम पर विशेष ध्यान नहीं दिया। और अगर सरकार को 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का फैसला लेना पड़ता है, तो ये हमारी दूरदर्शी नीति नहीं होने की ओर इशारा करता है। सरकारी नौकरशाही के समूचे तंत्र में कुछ तो गंभीर खामियां हैं कि संकट से भी वो नहीं सीखती है। सब संकट सिर से गुजरने लगता है, तभी सरकार जागती है। बिहार में बड़ा एक्टिव मामला घट गया। रिकवरी रेट बिहार में बीते 24 घंटे में 67 मौत, 11,801 नए केस। बिहार में 20,030 जांच घटी तो घट गए 994 नए मामले। हर दिन 1 लाख जांच, सीएम के निर्देश हो रहे फेल। झारखंड में कोरोना संक्रमित मिलने का सिलसिला जारी। झारखंड में 5,541 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। 124 संक्रमितों की गई जान। सबसे ज्यादा 52 मरीजों की मौत रांची में। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को अब जांच घटाकर रोका जा रहा है। आंकड़ों की गणित के लिए जांच का आंकड़ा भी हर दिन कम ज्यादा हो रहा है। बीते दिन 1,0491 लोगों की जांच कराई गई थी, तब 12,795 नए मामले थे। सोमवार को जांच का आंकड़ा 80,461 पर सिमट गया, जिससे संक्रमितों की सूची भी 11,801 पर थम गई। लेकिन मौत ने संक्रमण की दिन प्रतिदिन खतरनाक होने की पोल खोल दी है। 24 घंटे में
प्रदेश में 67 लोगों की जान चली गई। इसमें पटना में 27 लोगों की मौत का आंकड़ा भी शामिल है। सीएम नीतीश कुमार ने हर दिन 1 लाख जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन विभाग आए दिन आंकड़ों की बाजीगरी करता दिख रहा है। तो वहीं झारखंड में 5000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिलने का सिलसिला जारी है। बीते दिन 5541 नए मरीज मिले। सबसे ज्यादा 1686 कोरोना पॉजिटिव रांची में मिले। पूर्वी सिंहभूम में 604, हजारीबाग में 400, पलामू में 315, बोकारो में 313 नए मरीज पाए गए। तो वही राहत की बात यह है कि 4018 संक्रमित ठीक होकर घर भी लौट गए। स्वस्थ होने वालों में सबसे ज्यादा 934 लोग पूर्वी सिंहभूम के और 836 लोग रांची के हैं। राज्य भर में 124 लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 52 नई मौतें रांची में हुई। दिनों दिन बढ़ता कोरोना का संकट, ऑक्सीजन की कमी राष्ट्रीय चिंता की बात। संक्रमण के भय से घरों को लौटने पर मजबूर प्रवासी। स्टेशन पर फिर दिख रही पिछले साल वाली तस्वीर। पूर्ण लॉकडाउन के डर से घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर नौकरी कर रहे प्रवासी मजदूर अब घर लौटने की हड़बड़ी में हैं। इसके लिए उन्हें टुकड़ों में यात्रा करनी पड़ रही है। हालांकि लोक परिवहन सेवा चालू रहने से इस बार उन्हें पैदल तो सफर नहीं करना पड़ रहा, लेकिन चुनाव ड्यूटी में बसें लगने के कारण उन्हें वाहनों की किल्लत से जरूर दो चार होना पड़ रहा है। मजबूरी में उन्हें ऑटो, रिक्शा और अन्य वाहनों से यात्रा करनी पड़ रही है। इस बार कोरोना का संक्रमण ज्यादा विनाशकारी साबित हो रहा है। शासन को फिलहाल मरीजों के लिए ऑक्सीजन, इंजेक्शन और बेड की व्यवस्था की चिंता करनी चाहिए। फिलहाल प्रवासी मजदूरों की किसी को कोई चिंता नहीं। बड़े शहरों में चूंकि संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है, ऐसे में इन मजदूरों के सामने वहां रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।